ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हिंदी में कहें तो आयोजन करना या फिर संयोजित करना या फिर संगठित करना। क्लियर? तो यानी कि चीज़ों को अरेंज करना सिस्टमैटिक तरीके से। सपोज कि आप स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं और आपको जो है एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है अपने स्कूल कॉलेज में। क्लियर? तो आप इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, फिर जाके जिस दिन आप फेस्ट कंडक्ट कराना चाहते हैं उस दिन फाइनली वो फेस्ट आप कंडक्ट करा पाएंगे। यानी कि लाइटिंग आपको अरेंज करनी पड़ेगी, आपको स्टेज डेकोरेट करना पड़ेगा, आपको जो है रिसेप्शन सेट करना पड़ेगा, टिकट्स, बैनर, जो है इनविटेशन कार्ड और जो अलग-अलग जो है वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ आएँगी उनको जो है आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी वहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को आप जो है पहले आइडेंटिफ़ाई करोगे कि क्या-क्या काम करना है, फिर उस काम को कौन करेगा वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। तो यही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। यानी कि आप क्या करोगे, पहले आप वर्क क्या परफॉर्म करना है उसको आइडेंटिफ़ाई करोगे। आइडेंटिफ़ाई द वर्क टू बी परफॉर्म, जैसे कि प्रिंटिंग करना है इनविटेशन कार्ड को, पहले उसको इनविटेशन कार्ड को बनाओगे, उसको प्रिंट करोगे, पोस्टर्स जो है डिज़ाइन करोगे, उसको उसको प्रिंट करोगे, पब्लिसिटी करनी होगी, डेकोरेशन करना होगा, टिकट्स जो है वहाँ पर बाँटने होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो है परफॉर्म करनी पड़ेगी उस फेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, और उस एक्टिविटीज़ को आप पहले आइडेंटिफ़ाई करोगे कि क्या-क्या काम करना है, ठीक है? एक सक्सेसफुल फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या-क्या काम करना होगा। उसके बाद फिर जो अलग-अलग एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप ग्रुप करोगे, ग्रुप द वर्क टू बी परफॉर्म, यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होंगी जो कि एक सिमिलर नेचर की होंगी। जैसे कि आप इन्विटेशन कार्ड को डिज़ाइन करना और पोस्टर को डिज़ाइन करना और प्रिंट करना, ये दोनों सिमिलर नेचर के हैं। तो इसको जो है एक साथ जो है ग्रुप कर दोगे। यानी कि जो इन्विटेशन कार्ड जो है डिज़ाइन करेगा, वो प्रिंट करेगा, वही पोस्टर को भी डिज़ाइन करेगा और जो है उसको प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे करते हो ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़, यानी कि आप जो है सिमिलर नेचर के वर्क को ग्रुप कर देते हो। और उसके बाद फिर क्या करोगे, आप जो अलग-अलग वर्क आपने जो है ग्रुपिंग की है, उसको जो है असाइन कर दोगे किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को, किसी जो है कलीग को, जो कि वो परफॉर्म करेगा उस टास्क को। यानी कि मिस्टर ए हैं, तो वो जो है इन्विटेशन कार्ड बनाएँगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। मिस्टर बी हैं, वो पब्लिसिटी का काम करेंगे। मिस्टर सी हैं, वो जो है फाइनेंस को मैनेज करेंगे, ठीक है? मिस्टर डी हैं, वो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अलग-अलग जो है टास्क जो आपने ग्रुप किया है, उसको जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को असाइन कर देते हो, और वहाँ पर जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वहाँ पर सेटअप करते हो कि मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्विटेशन कार्ड को डिज़ाइन करके सभी जो भी हमारे गेस्ट हैं उनको तक पहुँच जाना चाहिए। मिस्टर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसकी पब्लिसिटी करनी है। मिस्टर सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मिस्टर डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सभी अथॉरिटीज़ को वहाँ पर उनको चेयर मिल जाए। क्लियर? तो यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, यानी कि उनको पावर भी देते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ आप उनको पावर भी देते हो कि ये काम आप करोगे, जिसका डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हो। क्लियर? तो ये जो है आप वहाँ पर डिफाइन करते हो और असाइन कर देते हो। उसके बाद एक रिलेशनशिप भी वहाँ पर बनता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको कम्युनिकेट करेगा। वहाँ पर एक जो है सुपरवाइज़र भी होंगे ना, कि जो सभी टास्क को जो है वहाँ पर मैनेज कर रहे होंगे, तो उनको जो है उनके बीच में एक रिलेशनशिप आप बनाते हो कि मिस्टर ए मिस्टर बी को रिपोर्ट करेंगे, मिस्टर बी मिस्टर सी को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से अथॉरिटी और वहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर साइन करते हैं, और वहाँ पर सीनियरिटी आप जो है डिसाइड करते हो कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। और उसके बाद इन सभी के बीच में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट होता है, टास्क को जो है कोऑर्डिनेट किया जाता है, जिससे कि फाइनल डे पे जो फेस्ट है उसको सही तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा सके कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, कौन जो है बुके देगा, कौन जो है लाइट लैंप करेगा, कौन जो है दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन जो है कंक्लूजन बोलेगा, लास्ट में जो है वेलकम स्पीच आती है शुरुआत में, वो कौन बोलेगा, और लास्ट का स्पीच कौन देगा। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर आप जो है ऑर्गेनाइज करते हो, तो यही चीज़ ऑर्गेनाइजिंग होती है। क्लियर? कि आपको फेस्ट जो है कंडक्ट करना था, तो उसके लिए आपने क्या किया, पूरा ऑर्गेनाइज किया, फेस्ट को कैसे कंडक्ट करना है वो चीज़ें आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज की, संगठित की, संयोजित की कि कौन-कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सिमिलर नेचर के जो वर्क हैं उनको आपने ग्रुप किया, फिर उसके बाद जो है उसको असाइन कर दिया कि मिस्टर ए परफॉर्म करेंगे, मिस्टर बी परफॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद आपने जो उनके बीच में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, और फिर कोऑर्डिनेशन वहाँ पर होता है, और जिसके साथ जो है कोऑर्डिनेशन के ज़रिए आप जो है फाइनल टास्क को वहाँ पर अचीव कर लेते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया? Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective। तो यही जो होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग के जरिए जो है आप जो भी टास्क, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए पहले आप जो भी वर्क परफॉर्म करना है उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसको ग्रुप करते हो, फिर जो है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी, फिर रिलेशनशिप वहाँ पर एस्टेब्लिश होता है, और जिससे कि ये रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो
इफेक्टिवली जो है अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन दी थी लुइस एलन ने। क्लियर। इसी तरीके से थियो हेमन ने डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करनी है उनको पहले आप डिफाइन करते हैं, फिर ग्रुप करते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर अथॉरिटी रिलेशनशिप जो है स्टैब्लिश किया जाता है जिससे कि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, टास्क को परफॉर्म किया जा सके। आप जो है फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले आप प्लान करते हो कि क्या क्या करना है। क्लियर। प्लान के बाद ही तो आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे। जो आपने प्लान बनाया उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, क्या आपको जो है रॉ मटेरियल चाहिए, क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या करते हो आप ऑर्गेनाइज करते हो। कैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करते हो सिस्टमैटिक तरीके से, जिससे कि कोई भी यहाँ पर क्योस ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पता चला कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मिस्टर सी को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको पता ही नहीं है कि उसको किसको रिपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें वर्किंग में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए जो है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है मैनेजर द्वारा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर या फिर जिसको फर्म कहते हैं विच रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हो, फॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करते हो कि कौन मैनेजर, कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन सबऑर्डिनेट होगा, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है वो वर्कर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं और कॉमन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल एक्टिविटीज़ आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको ग्रुप किया जा सकता है। जैसे कि आप अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो वहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो ये क्या है, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को वहाँ पर ग्रुपिंग कर दी गई है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं। तो सिमिलर नेचर के हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर रख दिया गया है। अब इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय को जो वहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। आफ्टर दैट ईच डिपार्टमेंट इज फिल्ड विथ एम्प्लॉयज हैविंग नेसेसरी स्किल्स। तो नॉलेज, स्किल्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो अगर एम्प्लॉय के पास है तो उन एम्प्लॉय को जो है उस टास्क को असाइन कर दिया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है और उसके साथ साथ उनको अथॉरिटी दी जाती है और वो फिर कोऑर्डिनेट करके अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। एंड अ वर्किंग रिलेशनशिप इज क्रिएटेड बिटवीन देम, जैसे कि मैनेजर, सुपरवाइजर, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है किसी मैनेजर के अंदर काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है डिसाइड की जाती हैं, जिससे कि सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से जो है वर्कर्स अपना काम परफॉर्म कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work more इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। तो आप जो है, हम लोग भी अपने घर पे आए दिन जो है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम आने वाला है तो आप जो है ऑर्गेनाइज करते हो वहाँ पर कि आपका जो है टाइम टेबल क्या होगा, आप पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप जो है बुक्स वहाँ पर अरेंज करते हो, वहाँ पर आप पेन पेंसिल जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए लिखने के लिए वो सारी चीज़ें अरेंज करते हो। कोई गेस्ट आ गया है तो फिर वहाँ पर आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो कि गेस्ट कहाँ पर बैठेगा, कहाँ पर खाना खाएगा, क्या खाना खाएगा, सब्जी लानी है मार्केट से, स्वीट्स लाने, नमकीन लाने हैं, चाय कब बनाएंगे, पहले चाय आएगा कि पहले मीठा आएगा, वो सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करते हो। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजिंग होती है। तो इसी तरीके से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर। अब बात कर लें कि स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो देखिए इसको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कह लीजिए या फिर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर टोटल 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आपने अभी डिफिनेशन में देख लिया। तो जब भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है तो सबसे पहले होता है कि पहले आप वहाँ पर वर्क को आइडेंटिफाई करिए और उसको डिवाइड करिए। द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। अब देखिए मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो एक पर्सन मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले आप एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट टास्क को आइडेंटिफाई करिए और उस टास्क को डिफरेंट पर्सन को, डिफरेंट एम्प्लॉय को वहाँ पर जो है असाइन करिए
करिए जिससे कि एक ही पर्सन पे सारा बर्डन ना आए। तो यहाँ पर पहला जो है स्टेप क्या होता है कि आइडेंटिफाई करिए एंड वर्क को डिवाइड करिए। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन जैसा कि हमने बताया कि जो सिमिलर नेचर के एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डिपार्टमेंट बना दिए, दूसरे सिमिलर नेचर के हैं उनको दूसरा डिपार्टमेंट बना दिए। तो दोज एक्टिविटीज़ व्हिच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो डिपार्टमेंट क्या होता है कि यहाँ पर जो है सिमिलर नेचर के एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया जाता है। दिस ग्रुप प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें ही, अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर मार्केटिंग की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डील किया जाएगा, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, प्राइसिंग से हो, तो वो सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आएगा। एचआर डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो है एम्प्लॉयमेंट का जो बेनिफिट्स देना होता है, सैलरी, वेजेस, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डील की जाती हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन क्लियर, यानी कि ग्रुपिंग टुगेदर सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। उसके बाद जब आपने वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, डिपार्टमेंट बना दिया, अब जो है आप क्या करोगे, ड्यूटीज़ को असाइन करोगे। किसको? इंडिविजुअल्स को, यानी कि एम्प्लॉयज़ को। ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। हर डिपार्टमेंट का आप देखते होंगे कि वहाँ पर मैनेजर होता है। जैसे आप अपने कॉलेज में हैं तो आप देखेंगे कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई और होगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है तो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई और होगा। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट को वहाँ पर जो है असाइन करते हो किसी इंडिविजुअल को। जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डिंग्स टू देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। उसके बाद जो है जो उस डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट टाइप के जॉब्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए अदर मेंबर्स को वहाँ पर जो है असाइन कर दिया जाता है। जैसे कि आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हैं तो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, उसके बाद और फैकल्टीज होंगी और अलग अलग फैकल्टीज को उनकी नॉलेज, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो उनको असाइन कर दिया जाता है। तो दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की मार्केटिंग सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, फाइनेंस कौन पढ़ाएगा, अकाउंटिंग कौन पढ़ाएगा। तो अलग अलग टीचर्स हैं, यानी कि वो मेंबर हो गए डिपार्टमेंट के, और हेड कौन हो गया, वो जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो गया, इंचार्ज हो गया उस डिपार्टमेंट का। क्लियर। तो द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप डिपार्टमेंटेशन कर लेते हैं उसके बाद जो वर्क आप असाइन कर रहे हो वो ऐसे ही एम्प्लॉय को, ऐसे ही मेंबर को असाइन करना चाहिए जो कि उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में माहिर है। अगर अकाउंटिंग में आपकी नॉलेज है तो आपको अकाउंटिंग का ही काम मिलना चाहिए, आपको मार्केटिंग या फिर सेल्स का काम नहीं मिलना चाहिए। क्लियर। तो ये चीज हो गई असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और उसके बाद जब आप ड्यूटीज असाइन कर दिए तो अब आप जो है अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वहां पर जो है क्रिएट करिए, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके पास क्या पावर्स होंगी। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एंड टू whom ही इज अकाउंटेबल। यानी कि सभी मेंबर्स को वहां पर ये चीज पता होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में कि उनको किसके ऑर्डर को फॉलो करना है और उनको किसको रिपोर्ट करना है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स सीधे जो है कॉलेज के चेयरमैन के पास नहीं पहुंच जाते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स के पास नहीं पहुंच जाते। पहले वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो अपने टीचर्स, क्लास टीचर के पास जाएंगे। क्लास टीचर जो है अगर सॉल्व नहीं कर पाता तो क्लास टीचर के ऊपर हेड होते हैं, हेड के पास जाएंगे। अगर हेड भी सॉल्व नहीं कर पाता तो प्रिंसिपल के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि वहाँ पर रिलेशनशिप अथॉरिटी वहाँ पर डिफाइन की जाती है, किसको कौन रिपोर्ट करेगा। अब जैसे फैकल्टी मेंबर हो तो फैकल्टी मेंबर अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो उनके सुपीरियर होते हैं या फिर कॉलेज के चेयरमैन हो गए तो उनको रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वहाँ पर डेवलप की जाती है। अथॉरिटी यानी कि किसकी क्या पावर होगी वो चीज़ वहाँ पर डेवलप की जाती है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स्ट वेरियस डिपार्टमेंट। तो जब आप एक रिलेशनशिप वहाँ पर क्रिएट कर देते हो हर मेंबर के बीच में, हर डिपार्टमेंट के बीच में, तो इससे क्या होता है कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो जाता है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर। और इससे जो है आसानी से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर जो है अलग डिपार्टमेंट में काम या जो ऑब्जेक्टिव होता है हर डिपार्टमेंट का वो अचीव हो जाता है। तो ये जो है स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस या फिर स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करोगे, डिवाइड करोगे, फिर सिमिलर नेचर की जो वर्क है उनको ग्रुप करोगे जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ड्यूटीज़ को असाइन किया जाता है मेंबर्स को, और उसके बाद जो है एक अथॉरिटी उनको एस्टेब्लिश की जाती है कि उनकी क्या पावर होंगी, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो है वहाँ पर डेवलप किया जाता है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationship among them। ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं कि अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को, सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एचआर एंड रिसोर्सेज, यानी कि जब आप क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल को डिफाइन करेंगे कि मिस्टर ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिस्टर बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मिस्टर ए को ये रिसोर्सेज दिया जाएगा, मिस्टर बी को
को ये रिसोर्सेज दिया जाएगा, तो आप सही तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स है, एम्प्लॉय और रिसोर्सेज हैं, उसको मैनेज कर सकेंगे कि कहाँ पर किसको कितना रिक्वायरमेंट है। क्लियरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, आपने यहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन कर रखा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रखा है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो वर्किंग रिलेशनशिप है क्लियर होगा, आपको पता होगा कि आपका बॉस कौन है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो इससे आपका जो मैनेजमेंट है और जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा। क्लियरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, जब आपको आपके रोल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी दी गई होगी, तो आप अपने जो टास्क है, जो रोल है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और जब परफॉर्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी वहाँ पे होगा। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एचआर, यानी कि क्लियरली यहाँ पे जो है आप ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम तरीके से, मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि किस एम्प्लॉय को ज़्यादा टास्क दिया गया है, किस एम्प्लॉय के पास कम टास्क है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फर्दर टास्क दे सकते हैं। वहीं पे आप जो है उसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं कि कौन एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन एम्प्लॉय कम परफॉर्म कर रहा है। जो कम अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसको आप फर्दर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे एचआर का होता है। अवॉइड ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो वहाँ पे आपका जो ओवरलैपिंग होता है, यानी एक ही एम्प्लॉय एचआर का भी देख रहा है, एक ही एम्प्लॉय मार्केटिंग का भी देख रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। सिमिलर टास्क जो है एचआर में भी परफॉर्म किया जा रहा है, सिमिलर टास्क जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी परफॉर्म किया जा रहा है, ये भी जो है अवॉइड हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन या फिर ओवरलैपिंग जो होता है वर्क में, वो अवॉइड होगा, और जब ये अवॉइड होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है, जो टाइम मनी होता है, वो वेस्ट होने से बचेगा। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और जब सारी चीज़ें मैनेज रहेंगी, सबको पता होगा कहाँ पे किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, तो आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे और सही तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो आप किसी गलत पर्सन को रिपोर्ट कर देते हैं। आपको रिपोर्ट करना था मिस्टर एक्स को, आपने रिपोर्ट कर दिया मिस्टर वाई को। अब मिस्टर एक्स जो है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, क्योंकि उनको फर्दर उससे रिलेटेड डिसीजन लेना होगा, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो डिले हो जाता है। तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे नहीं हो पाता है अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है, किसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से होगा, तो इससे जो डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, वो चीज़ नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गए ऑर्गेनाइजेशन के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।